मूलभूत समस्याएं उनको रखा। और अब मैं हमारे बीच में विराजमान हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय प्रहलाद जी गुंजल साहब, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो हम सबको अपना आशीर्वचन दें। अब आप बैठ जाएंगे। इसकी आवाज को ठीक करो भाई। इधर आपस में बातचीत नहीं करें भाई। ये बहन जी, आप कुर्सी थोड़ी पीछे ले लीजिए। आप इधर आ जाइए, सामने कुर्सियों बैठिए। चलिए, मंचस्थ आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष महेंद्र राजौरिया जी, मंचस्थ सभी सम्माननीय अतिथिगण, भाई विजय गौतम, देवेंद्र सिंह गोविंदा, पवन बाबेल, रमेश मीणा गुड्डू जी, विक्रम भदौरिया, इस कार्यक्रम के आयोजक दोनों पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भाई संस्कार मीणा और महेश मीणा जी, आगे बैठिए, हम बात नहीं करें। NSUI रामगंज मंडी की ओर से छात्र सम्मान समारोह रखा गया है। मैं इस अवसर की इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पता है कि आप सब 10 बजे से इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और घड़ी में 2 बजने वाला है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी बात कहां से शुरू करूं। मैं देख रहा था और विजय गौतम से चर्चा भी कर रहा था, विद्यार्थियों के सम्मान का समारोह, अतिथियों का भाषण और सुनने वालों के चेहरों पर निर्जीव प्रतिक्रिया, निर्जीव प्रतिक्रिया। मैं बहुत जिम्मेदारी से आज आप लोगों के बीच में ये बात कहना चाहता हूं। मेरे सामने देश की तरुणाई बैठी है जो कल का भारत का भविष्य है। अगर उनके पास किसी बात को गहराई से समझने सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी, माना भारत ने 1000 साल से क्रांति का चरित्र खो दिया, लेकिन उसका मन मस्तिष्क अगर प्रतिक्रियावादी में नहीं बचा तो मैं इसे भारत का दुर्भाग्य कहूंगा, भारत का दुर्भाग्य। मैं प्यारे बेटे और बेटियों, बड़ी तादाद में बेटियां बैठी है
और मैं जब यूथ की बात कर रहा हूं तो मैं अलग अलग मूल्यांकन नहीं कर सकता छात्र और छात्राओं के बीच में। आदि अनादि काल से लेकर नारी शक्ति का इस मुल्क में जो योगदान रहा है उसको कम करके नहीं आंका जा सकता। लेकिन मुझे कभी कभी पीड़ा होती है कि जब कोई कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री बनती है या कोई बड़ी उपलब्धि कोई नारी महिला शक्ति हासिल करती है तो देश का मीडिया और तमाम राजनीतिक जगत में जो प्रतिक्रियाएं आती है उसका पहला शब्द होता है नारी जाति का सम्मान बढ़ाया। तब मुझे पीड़ा होती है, क्या इसकी सशक्त प्रतिक्रिया नारी जाति में से नहीं आनी चाहिए? पुरुष की उपलब्धि, राष्ट्र की उपलब्धि, नारी की उपलब्धि, केवल नारी की उपलब्धि, महिला की उपलब्धि को भी राष्ट्र की उपलब्धि के रूप में जोड़कर देखा जाना चाहिए। जब तक ये वैश्विक बदलाव इस मुल्क के सोच में नहीं आएगा हम सच्चे अर्थों में कामयाबी के पायदान हासिल नहीं कर पाएंगे। जिस तादाद में बेटियां बैठी है, मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, अभी राजौरिया जी कह रहे थे एनएसयूआई सबसे पुराना संगठन है और छात्रों के बीच में कांग्रेस का विचार का प्रचार प्रसार के लिए संगठन का गठन हुआ। आप सब जानते हैं स्कूल की प्रार्थना सभा हो, स्कूल का एनुअल फंक्शन हो, स्कूल का विदाई समारोह हो, स्कूल का कोई कार्यक्रम हो, नौजवानों का सम्मेलन, और जब कभी उनके बीच में कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई विचारवेता विचार को देने वाला व्यक्ति आता है तो तब समान तौर पर एक संबोधन निकलता है, नौजवान देश का भविष्य है, जवान जिस दिशा में चलता है देश उस दिशा में चलता है, जवानों में बदलाव की ताकत है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तब इस मुल्क में उस बदलाव की क्षमता रखने वाली पीढ़ी को किस तरीके से बदलाव के रास्ते पर ले जाया जाए, तब एक विद्यार्थी वर्ग के बीच में राष्ट्रीय छात्र संगठन के नाम से, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नाम से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने देश के विद्यार्थियों के बीच में एक संगठन बनाया। और संगठन नहीं बनाया, यह विचार धारण करने की आवश्यकता है कि अगर यहां पर एनएसयूआई का झंडा टकरा है तो उसमें महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि वो 3 कलर में है, 4 कलर में है, उसमें एनएसयूआई लिखा हुआ है। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है एक मसाल जो हमको प्रेरित कर रही है कि मसाल हाथ में पकड़कर संपूर्ण व्यवस्था में बदलाव का मार्ग बना डाले। अगर कहीं अन्याय है, अराजकता है, अव्यवस्था है, कहीं चुनौतियां हैं तो सबको हम मसाल हाथ में पकड़कर उस चुनौती का मुकाबला करके ठीक रास्ते का निर्माण कर सके। क्या मैं आप लोगों से सवाल करना पूछ सकता हूं कि आज की मौजूदा नौजवान पीढ़ी के पास यह ताकत है या उसने इस प्रकार का आत्मचिंतन अपने भीतर से खो दिया? और अगर यहां बेटियों की तादाद है और उन्होंने ये चिंतन खो दिया है तो फिर ये उस झांसी की रानी का अपमान है कि महान वीरांगना तलवार लेकर अंग्रेजी सल्तनत से टकरा गई और दांत खट्टे कर दिए। फिर ये उस महान वीरांगना दुर्गावती का अपमान है जिसके लिए कहा गया दुर्गावती जब रण में निकली हाथ में थी तलवारें दो, धरती कांपी गगन थर्राया, ऐसी महान वीरांगना थी वो। क्या ये उसका अपमान नहीं?
और फिर मैं आज बहुत जिम्मेदारी से आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। अभी मेरे पहले कुछ वक्ताओं ने कहा देश के सामने हालात और परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण है। ये परिस्थितियां ठीक उस तरीके की बनती जा रही है जो आजादी के पहले इस मुल्क के सामने थी। आजादी के और कभी मैं ये विद्यार्थियों से कहता हूं, देश की नौजवान पीढ़ी से कहता हूं, कभी कभी अध्ययन से अपना रिश्ता नाता जोड़ो। किन परिस्थितियों से भारत गुजरा है, किन परिस्थितियों से भारत को आजादी मिली है, और उस अध्ययन से अपनी आत्मा की शुद्धि करके, अपनी आत्मा को मजबूत करके एक वैचारिक पृष्ठभूमि अपने भीतर तैयार करने की चेष्टा करनी चाहिए। ये मुल्क 18वीं सदी में उस दौर से गुजरा है जब एंग्लो इंडियन पीढ़ी, जिनके पूर्वज तो यूरोपियन थे लेकिन वो खुद यहाँ पर पैदा हुई संतति बनकर भारतीय कहलाते थे, वो भारत को एक राष्ट्र के वजूद के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। भारत एक राष्ट्र ही नहीं। आज बहुत सारे राजनीतिक परिदृश्य में क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या देश की सरकारें कांग्रेस को कटघरे में खड़े करके कोसने का प्रयास करती है, लेकिन सबसे पहले इस लड़ाई को अगर किसी ने लड़ा तो कांग्रेस पार्टी के उस मंच ने भारत एक राष्ट्र है, इस अवधारणा को कोई समाप्त नहीं कर सकता, और इस अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए अब हमें स्वराज्य चाहिए। और जिस रोज हमारे पास स्वराज्य होगा, हमारे राष्ट्र की अवधारणा को सारी दुनिया स्वीकार कर लेगी। और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते राष्ट्रीय आंदोलन ने आजादी की आग धधका दी भारत के सीने में, और उस आग को भोटा करने के लिए, उस आग को मंदी करने के लिए, उस आग में शीतल जल डालने के लिए अंग्रेजों ने फिर एक संगठन भारत में लाकर खड़ा कर दिया, मुस्लिम लीग, और ये कह दिया अब एक मुस्लिम राष्ट्र भी भारत की अवधारणा के बीच में हो सकता है। और ये चिंता पूरे देश के तत्समय के नेताओं को खटकने लगी, क्या भारत को धर्म के आधार पर बांटा जाएगा? क्या धर्म के आधार पर भारत में राष्ट्रों का निर्माण हो जाएगा? और तभी बहुत महान नेताओं ने कहा, देश की नौजवान पीढ़ी, कि अंग्रेज किस रास्ते पर भारत को आगे ले जाना चाहते हैं। क्या राजा जी राजगोपालाचार्य, क्या सुभाष बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, तमाम लोगों को पढ़ोगे, तमाम लोगों ने भारत की नौजवान पीढ़ी को, भारत के अवाम को आह्वान किया, सांप्रदायिक कट्टरता कभी राष्ट्रवाद का विकल्प नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद प्रोग्रेसिव विचार है, प्रोग्रेसिव विचार। और आज भी जिस प्रकार के हालात इस मुल्क में आजादी के बाद पैदा हुए, सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को जिस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है, मैं एक बहुत गंभीर सवाल आप लोगों से के सामने छोड़ना चाहता हूं। दो विचार इस समय देश में, कांग्रेस का विचार आधुनिक भारत के निर्माण को मजबूती देना, और भारतीय जनता पार्टी का विचार सनातन के नाम पर प्राचीन परंपराओं को पुनर्स्थापित करना। मैं आज आपसे ये सवाल छोड़ूं, मेरे सामने उपस्थित नौजवान पीढ़ी से, बेटियों से, बेटों से, माना सनातन हमारे लिए आदर्श हो सकता है, लेकिन सनातन के नाम पर अगर हम पुराण परंपराओं को स्थापित बात कर देंगे तो क्या फिर यहाँ पर सती प्रथा को इस मुल्क में फिर से मान्यता मिलनी चाहिए? क्या नरबली जैसी परंपराएं हिंदुस्तान में स्थापित? अगर हम सनातन के नाम पर पूरा परंपराओं को भारत में स्थापित करने का वहम भारत की नौजवान पीढ़ी में डालकर उसको आइडल और आदर्श बताकर देश को एक विखंडन के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, तो पूरा परंपराओं में नरबली की मान्यता थी। क्या इस आधुनिक भारत में बढ़ते हुई दुनिया के इस परिदृश्य में क्या ये पुरातन परंपराएं भारत में आज स्थापित होनी चाहिए? और अगर मेरे सामने बैठा हुआ नौजवान ये मानता है कि ये परंपराएं भारत के भविष्य के लिए उचित नहीं है, पूरा परंपराओं से निकलकर भारत ने एक लंबा चौड़ा विकास का रास्ता तय किया है और तय नहीं किया। आज जिस ढारों के साथ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आज हम भारत की चौथे नंबर की दुनिया की आर्थिक शक्ति सशक्ति बन गए हैं, मोदी जी
आप सौभाग्यशाली हैं कि उस दौर में भारत के प्रधानमंत्री बने जब भारत के विकास की रफ्तार दुनिया के सैकड़ों देशों से ज्यादा थी। आपको अंदाजा नहीं होगा इस रफ्तार को बनाने में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब देश का पहला बजट कुछ चंद 200, 400, 500 करोड़ रुपए का बनाया था, तब ये कल्पना की थी मेरे भारत को विकास की रफ्तार में लाने के लिए मुझे हर खेत को पानी के लिए बाखड़ा, नांगल, हरी के बैराज और गांधी सागर चाहिए। हर हाथ को काम के लिए मुझे इंडस्ट्रियल वातावरण चाहिए, औद्योगिक क्रांति चाहिए। तब फेल गेल जैसे कारखानों की और भारत को वैश्विक मंचों पर खड़ा करने के लिए सामरिक शक्ति को, अपने आणविक हथियारों को, तमाम प्रकार के आयुधों को, समृद्धि को बढ़ाने के लिए न जाने कितनी राष्ट्रीय संसाधनों का निर्माण उन सीमित संसाधनों में किया और सीमित संसाधनों में नहीं किया। आजाद भारत के एक एक व्यक्ति को कोई चल कहे ये भारत का प्रधानमंत्री खड़ा होकर भारत को यहां तक लाने में मेरा योगदान है नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी, तब आपको शर्म आनी चाहिए। इस भारत को यहां तक लाने के लिए इस भारत के एक एक मजदूर का, जवान का, किसान का, नौजवान का, वैज्ञानिक का, सैनिक का, तमाम लोगों का योगदान रहा है। तब जिन्होंने, तमाम वर्गों ने हजारों सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बनाने की कल्पना की, सपना देखा और सपना नींद में नहीं देखा, जागते हुए ये सपना देखकर उसको साकार करने के लिए पूरा मुल्क आगे बढ़ा। और जब 1967-66 के दौर में आजादी के चंद समय बाद तक भी अमेरिका के गेहूं पर निर्भर होते थे, लाल बहादुर शास्त्री जैसे वैचारिक प्रधानमंत्री ने इस मुल्क को नारा दिया, जय जवान जय किसान, सीमा पर जवान रक्षा करेगा। और खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए भारत का किसान अब एक हरित क्रांति का दौर खड़ा करेगा और भारत को आत्मनिर्भर बना दिया किसानों ने, खाली सरकारों ने नहीं। और कभी कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने इस विषय पर श्रेय लेने का प्रयास नहीं किया कि ये जो कुछ हो रहा है हमारी बदौलत हो रहा है। राष्ट्र के एक एक व्यक्ति के योगदान को इस विकास की यात्रा में समाहित करते हुए, जोड़ते हुए, किस तरीके से 800,000 सालों की गुलामी से जर्जर भारत को, जिसकी समृद्धि और वैभव को लूटा गया, निचोड़ा गया, उसको कैसे हम प्रचंड शक्ति के रूप में खड़ा कर सकते हैं। इस विचार के साथ कांग्रेस पार्टी ने भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और आज फिर हम वहीं खड़े हुए, फिर वहीं खड़े हुए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कहां आकर खड़े हो गए। एक तरफ धार्मिक कट्टरता, एक तरफ सशक्त राष्ट्रवाद। अब आपको तय करना पड़ेगा, कभी भी धार्मिक कट्टरता राष्ट्रवाद का विकल्प नहीं हो सकता। और स्वच्छ राष्ट्रवाद के लिए नौजवानों को कट्टरता को तोड़ना ही पड़ेगा। कट्टरता टूटे बगैर स्वच्छ राष्ट्रवाद की स्थापना नहीं हो सकती। स्वच्छ राष्ट्रवाद मुल्क का समावेशी विचार है और मैं जब समावेशी विचार की बात कर रहा हूं तो समावेशी विचार इस मुल्क में रहने वाले तमाम धर्म ग्रंथों, पद, तमाम प्रकार के मत मतांतरों में समावेशी बात तय करना, सभी धर्मों में, ग्रंथों में, परंपराओं में, मजहब। अब जब राष्ट्रवादी विचार समावेशी विचार है इस मुल्क का, तो फिर आज भारत जिस कट्टरवाद के विचार के सहारे खड़ा हो गया है, क्या ये विचार राष्ट्रवाद का विचार बन जाएगा? हमने देखा है दुनिया के कई देशों की हालत। मैंने अंबेडकर का वो समग्र अध्ययन एक दिन में पढ़ रहा था, तब मैंने उनके उस विचार को भी पढ़ा है कि दुनिया में अगर सर्वाधिक कट्टरवाद कभी रहा है तो मुस्लिम कंट्री में रहा है, लेकिन उस कट्टरवाद में समावेशी विचार और प्रोग्रेसिव धारणा के साथ टर्की जैसे कुछ मुस्लिम राष्ट्र जुड़े तो आज वो विकास की पंक्ति में आगे हो गए। और जो केवल कट्टरता की अवधारणा के आधार पर चलते रहे, उन उदारता जिनके जीवन का हिस्सा, राष्ट्र जीवन का हिस्सा ही नहीं बन पाए, उन लोगों को रेंग रेंग कर विकास की यात्रा में चलना पड़ रहा है। क्या भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा? और अगर आप मेरे सामने बैठे हुए सभी लोग तरुण हैं, युवा हैं, तो फिर मैं बहुत जिम्मेदारी से आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, भारत की पार्लियामेंट में आजादी के बाद नौजवान, यूं तो आपने इतिहास पढ़ा होगा,
हिस्ट्री के बारे में 11वीं 10वीं 12वीं में भी पढ़ाया जाता है। दुनिया में जितने राजनीतिक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए हैं वो नौजवान की बुलंद आवाज के बिना संभव नहीं है। इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे, झकझोरेंगे तो नौजवानों की शहादत की गंध दुनिया के हर बदलाव के इतिहास के पन्नों पर मिलेगी, स्वर्णिम पृष्ठों पर मिलेगी। और इसीलिए भारत की आजादी के उस अद्भुत नौजवान के योगदान को, जिसने प्रजातंत्र को लाने में बुनियाद बिछा दी शहादतों की, इसलिए पार्लियामेंट उस पवित्र मंदिर में लिखा गया, नसा सभान संति युवा युवान ते ये न वदंति सत्यम। और जब मैं ये बात कहता हूं नसा सभान संति युवा, वो सभा नहीं हो सकती जिसमें नौजवान का प्रतिनिधित्व तो नहीं। तब नौजवानों को अपना महत्व नजर आता है, वो ताली बजाने की चेष्टा करते हैं। जब मैं बोलता हूं युवान ते ये न वदंति सत्यम, वो नौजवान भी नौजवान नहीं है जिसमें सत्य का उद्घोष करने का साहस नहीं है। और सत्य क्या है आज की मौजूदा परिदृश्यों में? स्वच्छ राष्ट्रवाद का विकल्प कट्टरता नहीं हो सकती। समावेशी विचार को हम भारत का विचार बनाना चाहते हैं। स्वच्छ राष्ट्रवाद की अवधारणा से भारत को हम दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो फिर स्वच्छ राष्ट्रवाद के लिए कट्टरता के विचार को ध्वस्त करना पड़ेगा। और कट्टरता का विचार ये चंद राजनीतिक स्वार्थों के लिए कभी व्यापार करे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, कभी विवेकानंद जी का, अब तो महात्मा गांधी पर भी कब्जा करने का विचार करने लगे हैं सत्ता में बैठे हुए लोग। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर उन्हें राष्ट्रवाद की और धर्म की परिभाषा का अध्ययन करना है तो स्वामी विवेकानंद के शिकागो के भाषण का अध्ययन कर लीजिए, जिन्होंने पहली लाइन शुरू की, मैं उस राष्ट्र से आया हूं जिसके पास सबको समाहित करने की शक्ति है, ऊर्जा है, विचार है, चिंतन है, एक बुनियादी सोच है। कहां चला गया वो सोच? क्या हम महापुरुषों के उस गेरवा स्वरूप को ही, उसका विचार बताकर राष्ट्र को भ्रमित करके हम देश को गलत दिशा में ले जाने की जो कुचेष्टा कर रहे हैं, क्या ये भारत के सुखद भविष्य का संकेत है? और अगर इस पर भारत की नौजवान पीढ़ी के पास आत्मचिंतन नहीं है, या आत्मचिंतन बचा नहीं है, या उसके आत्मचिंतन की क्षमता खत्म हो गई है, तो फिर ये हमारे लिए, सबके लिए चिंता और तकलीफ का विषय है कि निर्जीव पीढ़ी राष्ट्र निर्माण की बुनियाद कैसे बनेगी। अपने आप को जीवंत पीढ़ी के रूप में स्थापित करो। और तब मैं कहूंगा कि जिंदा हो तो जिंदा दिखना चाहिए, ऐसी बुलंद आवाज जवानों की होनी चाहिए। मौजूदा परिदृश्य को समझे। मैं समझता हूं, मैं अधिक लंबी बात नहीं करना चाहता। मेरे सभी प्यारे भाई और बहनों, बेटे और बेटियों, मौजूदा परिस्थितियों में आपकी जिम्मेदारी, आपके सामने चुनौती, राष्ट्र के सामने चुनौती। किसके सामने चुनौती? आपके दादाजी के सामने चुनौती। क्या अपेक्षा करेंगे आपके दादाजी उस चुनौती से लड़ने के लिए मैदान में उतर जाएंगे? आपकी दादी जी के सामने चुनौती, राष्ट्र के सामने चुनौती, नौजवान के सामने चुनौती। मसाल थामेंगे, हर चुनौती का मुकाबला करेंगे और राष्ट्रीय विचार को मजबूत करते हुए समावेशी विचारधारा वाला राष्ट्र, उस दिशा में हम सब लोग एक वातावरण बनाने के लिए संकल्पबद्ध होंगे। जिस कट्टरता का निर्माण विचार में देश के में फूका जा रहा है, वो विचार भारत का विचार नहीं। मैं एक आखिरी बात कहूंगा। जब भारत आजाद हो गया तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन के पास जवाहरलाल नेहरू भी गए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी गए, और दोनों ने जाकर अपनी अपनी फरियाद की। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने दोनों से कहा, जरा लंबी गुलामी है, अब तुम्हें किस तरीके से क्या मदद कर सकते हैं, अपना अपना प्लान बताइए। तब पाकिस्तान का राष्ट्रपति कहता है, हम धर्म के आधार पर कट्टर विचार से अलग अलग राष्ट्र बने हैं, हम कट्टरता से भारत से मुकाबला करना चाहते हैं, असला औजार बारूद चाहिए, बाकी सब हम कर लेंगे। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा, बाकी तो सब हम कर लेंगे, मुझे मेरा भारत विकसित भारत बनाने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो दुनिया की सबसे बेहतर IIT इंस्टीट्यूट अमेरिका की, मुझे उस तरीके की टेक्नोलॉजी चाहिए। मुझे अगर सहयोग चाहिए तो भारत को हरा भरा सिंचित बनाने में
बाखड़ा नांगल हरी के बैराज जैसे डेमो के लिए पैसा चाहिए, मुझे गरीब के इलाज के लिए एम्स चाहिए, मुझे भारत के बेकार हाथ को, जो भारत के दुनिया में सबसे ज्यादा मानवीय संसाधनों वाला राष्ट्र रहा है, नौजवान ताकत जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा मानवीय संसाधन है, उन संसाधनों को इस्तेमाल करने के लिए मुझे देश में औद्योगिक क्रांति का वातावरण बनाना है। ये कट्टर सोच, एक उदारवादी सोच, उस उदारवादी सोच ने भारत को आज दुनिया का चौथे नंबर का राष्ट्र बना दिया, और उस कट्टरवादी सोच ने आज भी पाकिस्तान को रेंग रेंग कर घर की समस्याओं से ग्रसित राष्ट्र बना दिया। आप विचार करें, हमें किस सोच के साथ खड़ा रहना है, भारत का सोच क्या है, उस सोच को समावेशी रूप से, संपूर्ण रूप से इस मुल्क का विचार बनाने के लिए क्या नौजवान पीढ़ी को ये मसाल हाथ में नहीं पकड़नी चाहिए? पकड़नी चाहिए, नहीं पकड़नी चाहिए? क्या लोगो है इससे से आत्मसंतुष्टि हो जाएगी? ये लोगो नहीं है, ये झकझोर देने वाला वैचारिक सिंबल है कि अगर कहीं परिवर्तन की आहट है, जरूरत है, आवश्यकता है, तो मैं मसाल थामूंगा और बदलाव के रास्ते पर कफन बांधकर आगे बढ़ूंगा। आज तो कफन बांधने की जरूरत नहीं, एक वैचारिक क्रांति लाने की जरूरत है। इस विचार की आग को मैं धक्का दूंगा, इस मसाल से इस विचार की ज्वाला को मैं प्रचंड बना दूंगा। सारे हिंदुस्तान में एक मसाल थाम कर एक राष्ट्रीय विचार की, इस विचार को सजो कर अपने मन में सारे यहाँ से बच्चे जाएंगे। मैं समझता हूँ आज देश चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि वैचारिक धरातल इस मुल्क का सिमटता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, जो सारे मुल्क के लिए चिंता का विषय है। ये चिंता नौजवान पीढ़ी की है, जो कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जवान बदलाव का वाहक बने, यही संदेश देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे मुख्य अतिथि महोदय सम्माननीय प्रहलाद जी गुंजल साहब, जिनके उद्बोधन में हमने हमारे महापुरुष, हमारी वीरांगनाओं, हमारे भारत देश की संस्कृति सभी के बारे में हमको जानने को मिला। और अब मैं जो हमारा कार्यक्रम आज का छात्र सम्मान समारोह, उसके लिए निवेदन करूंगा हमारे अतिथियों से कि मैं जिनका नाम इस मंच से ले रहा हूं वो मंच पर पधारे और हमारे अतिथि उन सभी छात्र छात्राओं का सम्मान करेंगे। तो सबसे पहला नाम इसमें ब्रजेश सेन, हिमांशु नागर, चंदन गुर्जर, अक्षय गुर्जर, प्रिया, ऋतिक सुमन और रोहित, ये सभी एक साथ आ जाए। जिन जिन के नाम मैं मंच से ले रहा हूं, जहां कहीं भी मौजूद है, आप तुरंत आ जाए मंच पर। जल्दी आ जाए आप जिनका नाम लिया है फटाफट, क्योंकि हमारा अतिथि महोदय को अगले भी किसी कार्यक्रम में पहुंचना है। तो मैं पुनः वापस नाम ब्रजेश सेन, हिमांशु नागर, चंदन गुर्जर, मेडल अक्षय गुर्जर, प्रिया, ऋतिक सुमन और रोहित। जोड़ा ही पीट हो रही ना यार, स्टैंड का ध्यान रखना है। और ये एनएसयू रामगंज मंडी के तत्वावधान में आज जो छात्र सम्मान समारोह का आयोजन भाई संस्कार मीणा और महेश मीणा के द्वारा इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया, उसमें छात्र शक्ति एनएसयूआई के तमाम छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमारे अतिथियों के द्वारा, आपके द्वारा किए गए महाविद्यालय के अंदर तमाम
और इसी क्रम में अगला कशिश, दिव्या, और अब मैं निवेदन करूंगा कशिश, दिव्या सांडपुर, मेगा टेलर, रिया रीछड़िया, सुदीप मीणा और भवानी शंकर। ये जिन छात्राओं के नाम मंच से लिए हैं आप तत्काल पधारे हैं और आज ये हमारे जो अतिथि महोदय आपका सम्मान इस मंच से और इन समस्त बालिकाओं छात्र छात्राओं का सम्मान हमारे अतिथियों के द्वारा। और अब मैं निवेदन करूंगा भाई संस्कार और महेश जी मीणा से कि हमारे अतिथियों को मोमेंट को देकर और आप उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। भाई महेश मीणा और संस्कार मीणा जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, कि सुंदर आयोजन इनके द्वारा इस रामगंज मंडी की इस धरा पर किया गया, जिसमें हमारे अतिथि यहाँ पर विराजे, यहाँ पर पधारे। हमारे अतिथियों का भी बहुत बहुत मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत उनका। सभी महानुभाव और छात्र छात्राएं यहाँ बैठे रहेंगे, अभी जिनका स्वागत सम्मान होना है। और इस कार्यक्रम के बाद भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ना, महत्वपूर्ण कार्यक्रम। बहुत सारे लोग तो कार्यक्रम का हिस्सा है, उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए बने हैं ना। मजाक कर रहा हूँ, आप सब यहाँ रुकेंगे, मैं निकलूंगा। तो ये हमारे अतिथि महोदय जिनका महेंद्र जी राजौले जो हमारे विधानसभा से प्रत्याशी और बहुत ही ऊर्जावान व्यक्तित्व इनका, उनका स्वागत सम्मान भाई संस्कार भाई महेश मीणा के द्वारा। और अब जो छात्र छात्राएं यहाँ मौजूद है जिनका सम्मान होना है, अब नीचे भगवान एक एक करके जिनका सम्मान होना है एक एक करके मंच पे आ जाए, एक एक करके आना है।